नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं बात करने वाला हूं एक नई मुसीबत की, और ये मुसीबत ऐसी है जो इस देश में हर आदमी के ऊपर आने वाली है। ये मुसीबत कुछ लोगों पे नहीं आने वाली है, कुछ चीज़ों पे नहीं आने वाली है, किसी पार्टी पर आने वाली नहीं है, किसी विभाग पर आने वाली नहीं है, बल्कि सब पे आने वाली है। कुछ एक काम धंधे बचेंगे जो इस मुसीबत से बचे रहेंगे, और ये मुसीबत है एक ऐसी मुसीबत जो अनजानी मुसीबत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक भयंकर टाइप का संकेत दिया, एक लेख लिख के, और उस लेख के लिखे जाने के बाद देश भर में इस पर चर्चा शुरू हो गई है, इस पर टेंशन शुरू हो गई है। एक ऐसी अनजानी मुसीबत को लेकर सारे के सारे अर्थशास्त्री परेशान हैं, जो पता नहीं है कि क्या होगी, लेकिन वो है। चूँकि आरबीआई ने कहा हो सकती है, इसलिए सबको लग रहा है आएगी। मैं आपको बताऊंगा कि आरबीआई ये क्यों कह रहा है, और ये जो कह रहा है इसका मतलब क्या है, और भी बहुत सारी बातें होंगी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। ये जो मुसीबत भारत में आने वाली है, इसके बारे में आरबीआई ने कहा है कि करीब $100 बिलियन भारत के मार्केट से निकाला जा सकता है। ये $100 बिलियन जो है, ये 7.8 लाख करोड़ है, जो छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये भारत का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, उसका 3.2% है। यानी इतना पैसा अगर भारत के बाज़ार से निकल जाएगा तो हालात मंदी वाले हो जाएंगे। और ये जानकारी देते हुए ये जो आरबीआई का आर्टिकल है, लेख है, ये कह रहा है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के भारत में 100 बिलियन नहीं, 200 बिलियन से ज़्यादा रुपए भारत में लगे हुए हैं। $200 बिलियन, माफ़ कीजिएगा। और अगर वो पूरा रुपया निकल गया तो हमारी जीडीपी जो है 7% से ज़्यादा लुढ़क जाएगी। जो जीडीपी की ग्रोथ 7% अगर कम हो जाएगी तो बचेगा क्या? हम उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जिस स्थिति में हम कोरोना काल में थे, या उससे भी ज़्यादा ख़राब अर्थव्यवस्था की स्थिति होगी। अब ये एक तकनीकी बात लगती है कि भाई अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी है, जीडीपी गिरेगी, जीडीपी गिर जाएगी, कुछ होता होगा, जीडीपी गिर जाता होगा, कुछ होता होगा, जीडीपी की संख्या कम हो जाती होगी। लेकिन जीडीपी की संख्या कम होने का मतलब ये है कि भारत में, देखिए, जीडीपी को थोड़ा सा सरलता से समझ लेते हैं। आपके मोहल्ले में जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी कल कारखाने हैं, जितनी फैक्ट्रियां हैं, वो सब मिला के जितना काम करती हैं, वो जो प्रोडक्शन होता है उनका, जितना उनका उत्पादन होता है, वो कुल उत्पादन सारे मोहल्ले का मिला के वो आपके इलाके का जीडीपी है। एक किसी भूभाग के का जो कुल उत्पादन है वो जीडीपी कहलाता है। और ये जो 7% और 3.2% है, ये जीडीपी ग्रोथ है। यानी ये जो कुल उत्पादन है इस इलाके का, ये इस रफ्तार से बढ़ रहा है, 7% की रफ्तार से, 3.2% की रफ्तार से। तो अभी ये जीडीपी की जो रफ्तार है 5 से 7% चल रही है। और अगर इसमें से 3.2% रफ्तार कम हो जाती है, या पूरे 200 बिलियन निकल जाते हैं, और हमारी जीडीपी की रफ्तार 7% कम हो जाती है, तो हमारी तरक्की जो हो रही है वो रुक जाएगी। तो तरक्की रुक जाए, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, यही दिमाग में आता है। लेकिन बात यह है कि जो आप काम धंधा कर रहे थे, अगर वो काम धंधा चलेगा नहीं, आपके इलाके में जो उत्पादन हो रहा था दुकानों का, वो उत्पादन होगा नहीं, तो उस इलाके में, उन फैक्ट्रियों में, उन दुकानों में काम करने वाले लोगों की ज़रूरत कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जब दुकान चल नहीं रही है, तरक्की हो नहीं रही है, तो लाला जी कहेंगे 2 की जगह 1 लड़का रख लो, चश्मे की दुकान है, 2 लड़के चश्मा दिखाते हैं, एक ही लड़का चश्मा दिखा लेगा, क्योंकि हमारे पास अब हमारी तरक्की रुक गई है, हमारा कारोबार उतना नहीं हो रहा है। अब जो चश्मे वाले लाला जी का उदाहरण,
भारत के सभी की सभी पूरे देश की जीडीपी गिर रही है, सारे कारोबारों पे लगा दो। तो 2008 में जब जीडीपी गिरी थी, जब रिसेशन आया था, तो क्या हुआ था? जब रिसेशन आया था तो बहुत सारी नौकरियां गई थी या जॉब कट हुए थे। कोविड के टाइम में भी रिसेशन आया था, जॉब कट हुए थे। तो ऐसे ही अब आरबीआई कह रहा है कि इतना पैसा ये पुलअप करके हमारे मार्केट से जो विदेशी निवेशक हैं, जिन्होंने अपना पैसा ऐसा पुख्ता वाला नहीं लगाया हुआ, ऐसा कच्चा वाला लगाया हुआ है, जो पोर्टफोलियो निवेशक हैं। कच्चा वाला कैसे लगाया हुआ है? आज मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कल मैं निकाल लूँगा। अब आपकी फैक्ट्री में अगर पैसा लगाया हुआ उसने, मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी बड़ी कंपनी को फंड दिया हुआ है, अडानी को लोन दिया हुआ है, वो आदमी तो डटा रहेगा, भाई धंधा हो रहा है, तो उसकी टेंशन नहीं है। टेंशन उन लोगों के साथ में जो यहाँ पे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, और ये उन्हीं को लेके आरबीआई को चिंता है कि ये लोग भाग जाएंगे। ये क्या करते हैं? शेयर खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिका में क्या हो रहा है कि अमेरिका में इन्होंने पहले बहुत सारा पैसा कोविड के टाइम में जनता को दिया कि क्राइसिस आने वाला है, मंदी ना आए, इसलिए जनता को खूब पैसे दे दो, जनता के पास पैसे रहना चाहिए तो मार्केट चलता रहे, पूरा उद्योग धंधे वगैरह सब कुछ चलते रहें। अब उस पैसे से हुआ या ये कि लोगों के पास पैसे आ गए, लोगों ने उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लोग पैसे का इस्तेमाल करने लग गए, तो चीज़ों की डिमांड बढ़ गई। जब चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम होती है तो वो महंगी हो जाती हैं। इससे अमेरिका में महंगाई आनी शुरू हो गई। अब महंगाई आनी शुरू हो गई तो अब वहाँ पे फेडरल रिजर्व और वहाँ के राष्ट्रपति जी चाहते हैं महंगाई को कंट्रोल किया जाए। अब वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पैसे को महंगा कर रहे हैं, ताकि ब्याज ज़्यादा मिलने लगेगा तो लोगों के हाथ में जो पैसा है वो कहेंगे भैया बैंक में डाल दो, बैंक में डाल दो। यानी जो ज़्यादा पैसा उन्होंने समाज को दिया था वो वापस चला जाएगा बैंक के पास में। जब बैंक के पास में वापस पैसा चला जाएगा तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि लोग परचेजिंग नहीं करेंगे, खर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इसमें दिक्कत एक और आ गई कि जो पैसा वहाँ से मिला था सरकार से, उस पैसे को उठा के अमेरिका वालों ने खूब दबा के भारत में इन्वेस्ट किया। हमारे यहाँ के शेयर बाज़ार में खूब सारा पैसा लगाया और छोटे मोटे दूसरी तरह के इन्वेस्टमेंट भी भारत में उन्होंने किए। उससे हमारे यहाँ फसल लहला उठी। आपने देखा था आदमी भूखा मर रहा था, काम धंधे चल नहीं रहे थे, दुकानदारियाँ बंद थी, शेयर मार्केट ऊपर जा रहा था। और जो फॉरेन का जो इन्वेस्टर था वो लगा, अब उनको लग रहा है यार कि ये जो शेयर मार्केट में जितनी तरक्की हो रही है उससे ज़्यादा पैसे का तो वहाँ पे हमारे ब्याज मिल जा रहा है, तो हम क्यों चक्कर में पड़े। तो बोले छोड़ो ये सब, बेचो अपने शेयर और चलो। अब वो शेयर बेच रहे हैं, बेचते बेचते पूरा मार्केट हो गया ठप। अब ये जो पूरी बातें हो रही हैं इसमें एक प्रश्न रह गया है जिस पे मैं आऊँगा, और वो प्रश्न ये है कि भैया अगर पैसे ज़्यादा आने से डिमांड बढ़ गई थी और महंगाई हो रही थी, उस महंगाई से इकोनॉमी ऊपर जा रही थी, तो ऐसी महंगाई में क्या बुराई है कि अगर आदमी के पास पैसे भी आते रहें, कमाई भी होती रहे, तो महंगाई बढ़ जाए, क्या दिक्कत है? तो कमाई बंद करने की क्या ज़रूरत है? ये कदम बाइडेन ने क्यों उठाया? ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको आसपास कोई डिस्कस करता नहीं दिखेगा, क्योंकि ये लोग कभी भी सरकार की नीतियों पे, अथॉरिटी की नीतियों पे सवाल उठाना नहीं चाहते हैं, चाहे वो कितनी भी आर्थिक तबाही लाने वाली हों। अब आता हूँ मैं आरबीआई पे। आरबीआई ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है और वो है ब्लैक स्वान। ब्लैक स्वान यानी काला हंस। भाई हंस तो हमने सफ़ेद सुना है। एक पुस्तक है, मैंने उसका पहले जिक्र भी किया था, तो उस पुस्तक में उन्होंने ये बताया है कि ऐसी अप्रत्याशित स्थितियाँ जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जो आपके ख्याल में भी नहीं आई हैं, उनको कहते हैं ब्लैक स्वान। और भारतीय इकोनॉमी में हमारे जो आरबीआई का अनुमान है कि कुछ अनजाना सा होने वाला है जो अनिष्ट कारक हो सकता है। वो क्या हो सकता है पता नहीं, क्योंकि इतना पैसा जब लोग देश से वापस निकाल के ले जाएंगे तो यहाँ उसका क्या असर पड़ेगा पता नहीं, लेकिन असर बहुत बुरा पड़ने वाला है। और मंदी आ सकती है, ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये पैसे निकाल के ले जा रहे हैं, लेकिन ये ब्लैक स्वान भी कोई आ सकता। ब्लैक स्वान शब्द से काला जैसे होता नहीं है हंस आमतौर पे, और किसी को अचानक कभी कहीं दिख जाए तो वो अनहोनी घटना होती है, अचानक ही कहीं कुछ हो जाए।
तो अब इनको ये लग रहा है कि अब इससे होगा क्या, क्या होगा नहीं पता, पर होगा ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़। या तो आरबीआई जो सेंस कर रहा है वो कहना नहीं चाह रहा है, कह रहा है आप अपने आप अंदाज़ा लगा लो, और या फिर ये हो सकता है कि कोई नहीं जानता कि जैसे नोटबंदी के बाद में, नोटबंदी से क्या होगा कोई नहीं जानता था। वीडियोकॉन डूब गई, बहुत सारी कंपनियां डूब गई नोटबंदी से, ब्लैक स्वान था। 2008 में जब सब प्राइम संकट आया, लेमन ब्रदर्स बैंक डूब गया अमेरिका का, तो ब्लैक स्वान था। कोरोना कहेंगे कि ब्लैक स्वान नहीं था, क्योंकि कोरोना में पता था अर्थव्यवस्था पे बुरा असर पड़ेगा, तो उस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते थे, अनुमान लगा सकते थे, तैयारी कर सकते थे। लेकिन ब्लैक स्वान की जो एक परिकल्पना है उसमें आप तैयारी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं। अब ये डरा दिया भाई, कुछ गजब होने वाला है, कुछ विनाशकारी होने वाला है, कुछ खतरनाक होने वाला है, ये बात कही जा रही है। और ये एक बात कहने के पीछे आरबीआई जो कह रही है उसका मकसद यही है कि हमारे भारतीय बाज़ारों में से बहुत सारा पैसा वो लोग निकाल के ले जा रहे हैं। तो जो कारोबार करने के लिए वहाँ से हमारे पास पैसा आ रहा था वो पैसा कम हो गया है अब। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। मंदी, मेरा कंसर्न उससे ज़्यादा मंदी में इस चीज़ से रहता है कि इस देश में अगर काम धंधे कारोबार कम होंगे तो छटनी होती है, और कई बार छटनी होती नहीं है और छटनी के हालात नहीं बनते हैं, बल्कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको मौका मिल जाता है। और दुनिया भर में पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो आम कर्मचारी को पैसे देना नहीं चाहती है। अभी हमने पूंजीवादी व्यवस्था में अपने देश की व्यवस्था को ही देख लिया कि वो मिलिट्री में भी हिसाब किताब लगा रहे हैं, कम खर्चा करना पड़े तो एवरेज एज आर्मी की कम कर दो। उधर कॉरपोरेट अपने एम्प्लॉयज़ की एवरेज एज कम कर रहा है, क्योंकि कम उम्र वाले नए नए पढ़ के आते हैं, तनख्वाह कम लेते हैं, एक्सपीरियंस आदमी ज़्यादा तनख्वाह मांगता है। इसलिए अगर आपकी 40, 45, 50 में नौकरी चली गई तो बहुत बड़ी बात है कि आपको नौकरी मिल जाए, वरना आमतौर पे वो फिर नौकरी मिलती ही नहीं है। एचआर वाला देखता है अरे काफ़ी एज है, रिजेक्ट कर देता है। यही चल रहा है इस देश में। रिटायरमेंट की एज भले 58 साल हो, लेकिन आम तौर पे कॉरपोरेट में आप 45-50 में आदमी का रिटायरमेंट मान के चलो। जब तक नौकरी है तब तक है, जिस दिन गई उस दिन रिटायर। हकीकत ये है, कड़वी हकीकत है। तो ये पूंजीवाद की हकीकत है। अब मसला ये है कि वहाँ पे बाइडेन साहब जो मैंने कहा था वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ पे क्यों, महंगाई बढ़ने दो भैया, तुम्हारा क्या जा रहा है। अब महंगाई को रोकने के चक्कर में आपने ब्याज महंगा कर दिया, उसके चक्कर में काम धंधे ठप होंगे, सारी चीज़ें नीचे आएंगी। और सारी चीज़ें नीचे आएंगी तो भारत जैसे देश, अगर यहाँ पे पैसा सस्ता होगा, अमेरिका में यहाँ ब्याज कम होगा, अमेरिका में ज़्यादा होगा, तो और ले जाके यहाँ से लोग अमेरिका में बैंक में पैसा जमा कर देंगे। तो भैया यहाँ पे हम भी मजबूर हैं अपना ब्याज बढ़ाने के लिए। अब वहाँ ब्याज बढ़ रहा है, हमारा शेयर बाज़ार से पैसा निकाल के ले जा रहे हैं, इतना सारा नुकसान, हानि, मंदी सब हो रही है। लेकिन बाइडेन साहब महंगाई को ज़रूर कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका में रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई पहुँच गई है, 7% के लेवल पर पहुँच गई है। हमारे यहाँ तो 7% आम बात है। लेकिन आप एक बात सोचिए कि अगर महंगाई भी बढ़ती है और महंगाई से ग्रोथ बढ़ती है, जैसा सारे अर्थशास्त्री समझाते हैं, मैं एकदम मूड हूँ इस बारे में, मुझे नहीं पता है, तो बढ़ने दो ना भाई। अगर इंडस्ट्री बढ़ रही है, रोजगार बढ़ रहा है, वेतन बढ़ रहे हैं, लाला जी की तिजोरी भी बढ़ रही है साथ की साथ में, तो महंगाई बढ़ने दो। महंगाई इसलिए नहीं बढ़ने देना चाहते हैं कि उसके पॉलिटिकल गेन नहीं है। और यहीं पे ये बात आती है कि देश से बड़ा नेता अपना निजी हित समझता है, चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो बाइडेन हो, या कोई और हो। बाइडेन ने पुतिन वाला पूरा रायता फैला के यूक्रेन वाला अननेसेसरी पूरी दुनिया के लिए समस्या खड़ी कर दी, क्योंकि अमेरिका में, अमेरिका की सरकार को कुछ ना कुछ बाहर का टेंशन चाहिए, उसके बगैर वो अपने देश में जो लगातार विषमता है, लूट है, पूंजीवाद का कहर है, पूंजीपतियों की मनमानी है, उसकी तरफ से ध्यान बटाना चाहती है। और उसको ये भी लगता है कि अगर ज़्यादा गड़बड़ हुआ जनता नाराज़ हो जाएगी, वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए वो एक तरफ तो यूक्रेन जैसे संकट पैदा करके ध्यान बटाती है, और जब उससे हालात बिगड़ते हैं तो महंगाई से घबराती है, और उसके बाद पूरी दुनिया की हालत ख़राब कर देती है। ये सत्य है। और महंगाई कब करने का, पॉलिटिकल के अलावा कोई रीज़न हो तो बता दीजिएगा अमेरिका का, मैं कमेंट में इंतज़ार करूँगा।
अब एक बड़ा सवाल, जो आखिरी सवाल बचता है, मैंने शुरू में कहा था कि कुछ ही प्रोफेशन बच जाएंगे जो मंदी का शिकार नहीं होंगे। मैं ये भी बताऊंगा मंदी से का प्रभाव आपके ऊपर कम पड़े, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये भी कुछ जानकारों की सलाह है। तो पहले ये बताऊं कि मंदी का प्रभाव कम पड़े, इससे पहले मैं बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोफेशन हैं जो मंदी से अप्रभावित रहते हैं, कम प्रभावित होते हैं। उसमें से एक है मेडिकल साइंस, क्योंकि डॉक्टर है, आदमी बीमार पड़ेगा ही, वो आवश्यकताएं कम नहीं होती हैं, हालांकि लोग थोड़ा सा अपने खर्चे टालते रहते हैं। दवा इंडस्ट्री है, दवा का कारोबार है, दवा की खपत होती रहेगी, लोग बीमार होते रहेंगे। इसके अलावा जैसे बुरी बुरी चीज़ों का ही कारोबार बहुत बढ़ता है उस दौरान। आपके मान लीजिए जो शमशान घाट का जो कारोबार करते हैं, लकड़ियाँ वकड़ियाँ बेचते हैं, वो साइकेट्रिक काउंसलिंग, क्योंकि लोगों के टेंशन बढ़ जाते हैं, परेशानी बढ़ जाती हैं, उनका कारोबार चलता रहता है। शिक्षा, भारत में जो शिक्षा है वो कारोबार बहुत इन्फ्लेटेड कारोबार है और शिक्षा एक लग्जरी बन गई है, इसलिए शिक्षा पर असर पड़ता है। आम तौर पे शिक्षा एक ऐसा व्यवसाय है जिस पे माना जाता है कि रिसेशन का प्रभाव कम पड़ेगा, लेकिन भारत में इतनी लग्जरी बन गई है शिक्षा कि टीचरों की भी छटनी हो जाती है। इसी तरह के कारोबार है। लेकिन आप इस मंदी से कैसे बचें? मंदी का मतलब है कि सब कुछ गिरना, पैसे को बढ़ाने का कोई ज़रिया ना होना। शेयर मार्केट गिर ही रहे हैं और गिर जाएंगे। अब आपका इक्विटी से कोई ऑप्शन रहा नहीं, उम्मीद नहीं रही कुछ मिलने की। कारोबार सारे के सारे मंदे होने वाले हैं कि अगर आप कोई चीज़ बेचें, खरीदें, कुछ करें। ग्रोसरी जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की चीज़ें चलती रहती हैं। सब्ज़ी का कारोबार चलता रहेगा, अनाज चलता रहेगा। लेकिन आपकी एफएमसीजी में भी जो लग्जरी चीज़ें हैं, हो सकता है 1800 रुपये वाली क्रीम बिकना बंद हो जाए या कम हो जाए। पेट्रोल डीजल के कारोबार, ऑटोमोबाइल का कारोबार, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इस सब में मंदी आ जाती है। आईटी सेक्टर एक हद तक चलता रहता है, क्योंकि दुनिया का कारोबार आजकल कंप्यूटर के बगैर नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी उसके हार्डवेयर की ग्रोथ में कमी आ जाती है, हार्डवेयर कम बिकते हैं। तो इस सब के बीच में आपको बचना कैसे है, उसका एक ही उपाय है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे, ग्रोथ नहीं है, नीचे जा रही है। आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, ग्रोथ नहीं है, नीचे जा रहा है। आप सोने में पैसा लगाएंगे तब भी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि सरकार बैंक का ब्याज बढ़ा रही है। और अगर सोने के मुकाबले एक अच्छी ग्रोथ आपको बैंक में पैसा रखने में मिल रही है तो आप उस पर आज जाना चाहेंगे। कुछ लोग कहते हैं एफडी कर दो बैंक में, लेकिन एफडी करने में ये भी है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म की एफडी कर दी, 5 साल 7 साल का कोई भी इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा एक्सपर्ट सलाह देते हैं। और अगर आपने उस बीच में मार्केट की मंदी आ गई, कुछ गिर गया, मंदी आने का मतलब ये है पैसे की कीमत बढ़ना, यानी फिर ब्याज और बढ़ेगा। तो आपने अगर आज कम ब्याज में बुक कर दिया 5 साल के लिए तो फंस जाएंगे। इसलिए एफडी करिए, शॉर्ट टर्म करिए, महीने भर, 15 दिन की, 20 दिन की। किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म करें, और जहाँ जहाँ शॉर्ट टर्म की गुंजाइश है वहीं पे पैसा लगाएं, वरना ना लगाएं। ये मंदी की एक अच्छी सलाह होती है। और दूसरी सलाह एक्सपर्ट ये देते हैं कि भैया जितना हो सके पास में अपने धन रखो, कोई भरोसा नहीं कल क्या हो जाए। लेमन ब्रदर्स डूब गया था, ब्लैक स्वान में क्या होगा कौन जानता है? अडानी डूब जाए, कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि कौन सा बैंक बंद हो जाएगा और आपकी गारंटी जो है वो उस अमाउंट की वो मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको जो है वो कुल मिला के मंदी के लिए अपने आप को तैयार रखें। फालतू का खर्चा बंद कर दें। मकान सकान खरीदने वाले हो ना खरीदें, गाड़ी वाड़ी खरीदने वाले हो ना खरीदें, लग्जरी आइटम खरीदने वाले हो ना खरीदें। पैसा संभाल के रखें, क्योंकि बुरा वक्त आने वाला है और उस बुरे वक्त का शिकार सर्विस क्लास, बिजनेस क्लास दोनों हो सकते हैं। और उन दोनों के लिए ही सबसे अच्छी रणनीति ये है कि वो अपने पैसे को संभाल के रखें। इस बुरे वक्त में पैसा ही काम आने वाला है। पैसे के बदले जो भी चीज़ आप खरीदोगे वो काम नहीं आएगी, और आने वाले समय में पैसा कहीं इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ से भी गेन नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ नीचे जाने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ जानकारी देने वाला साबित हुआ होगा, कुछ ज्ञान देने वाला साबित हुआ होगा, और कुछ आपको
समझने और सोचने में मदद करने वाला होगा। अगर अच्छा लगा है, अगर उपयोगी लगा है, अच्छा कहना तो ठीक नहीं है, तो आप अपने दोस्तों से साझा करें। और मैंने आपको हमेशा जब जब जिन जिन मामलों में, चाहे बिजली का मामला हो, इकोनॉमी का मामला हो, जॉब कट का मामला हो, समय रहते जो जो जानकारी दी है वो जानकारी उपयोगी साबित हुई है। लेकिन आज मैं अपेक्षा करता हूँ, विश करता हूँ, कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ये मेरे सारे अनुमान गलत साबित हों, क्योंकि जिसकी नौकरी जाती है वो समझता है। बहुत सारे लोग बहुत बुरी हालत में पहुंच जाते हैं, इसलिए मंदी ना आए। ब्लैक स्वान की, आरबीआई की जो एक भविष्यवाणी है या परिकल्पना है या उनका एक डर है, वो सही साबित ना हो। नमस्कार, जय हिंद।